नमस्ते। पिछले टॉपिक में हमने अध्ययन किया था 1857 की क्रांति विद्रोह के कारण और विद्रोह का प्रसार प्रारंभ और उसके नेता कौन थे। आज हम अध्ययन करेंगे कि 1857 की क्रांति या विद्रोह का स्वरूप क्या रहा। विभिन्न विद्वानों ने अपना मत इसके बारे में क्या क्या दिया, उनमें आपस में मतभेद रहे हैं कि इसको क्या कहा जाना चाहिए, ये क्या है, सैनिक विद्रोह है या राष्ट्रीय विद्रोह है, जन आंदोलन है या विद्रोह है या क्रांति है। तो हम इस पे आज चर्चा करेंगे। इसको संक्षिप्त में पहले हम देखें कि विद्रोह का यथार्थ स्वरूप व चरित्र क्या रहा। जैसे कि कुछ विद्वान इसको सैनिक विद्रोह कहते हैं। उनमें सैनिक विद्रोह में कहने वाले विद्वान सर जॉन लॉरेंस और सीले हैं। उनके अनुसार यह एक सैनिक विद्रोह था और यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। के मॉलिसन, ट्रेवलियन, मुंशी जीवनलाल, सर सैयद अहमद खां, दुर्गादास व बंदोपाध्याय भी इस मत के समर्थन में है कि यह एक सैनिक विद्रोह था। दूसरा मत देखें तो दूसरा मत है L.E.R. रीज का, जो ये कहते हैं कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध था। तीसरा मत देखें तो T.R. होम्स का मत है कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच एक युद्ध था। चौथे मत में हम देखते हैं कि सर जेम्स आउट्रम और W. टेलर का यह मत है कि यह हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। इसके विपरीत एक अन्य मत यह कहता है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले विद्वान हैं जो समकालीन इंग्लैंड में रूढ़िवादी दल के जो कंजर्वेटिव नेता थे, बेंजामिन डिज़रेली, उन्होंने इसको एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। अशोक मेहता ने द ग्रेट रेबिलियन में भी 1857 को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी और वीर सावरकर ने भी इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इधर हम देखते हैं कि S.N. सेन ऐसा मानते हैं कि यह स्वतंत्रता संग्राम था, पर यह राष्ट्रीय नहीं था। एक अन्य मत डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार का है। उनके अनुसार यह न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था और न यह प्रथम था। तो इन विभिन्न मतों पे हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि बेंजामिन डिज़रेली ने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह विद्रोह एक आकस्मिक प्रेरणा नहीं था, अपितु सचेत संयोग का परिणाम था और एक प्लान्ड और सुनियोजित प्रयत्नों का परिणाम था जो अवसर की प्रतीक्षा में थे। वीर सावरकर ने भी इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, प्लान्ड वार ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस की संज्ञा दी और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि 1826-27, 1831-32, 1848 और 1854 के जो विद्रोह हुए वो 1857 में होने वाले महान नाटक का एक पूर्वाभ्यास यानी रिहर्सल थे। 1857 में भी भारतीयों ने विद्रोह की शताब्दी जिस धूमधाम से मनाई, उससे भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि एक स्वतंत्रता संग्राम था। अब हम देखें कि जो ये मानते हैं विद्वान कि यह सुनियोजित नहीं था, उनमें डॉक्टर R.C. मजूमदार और S.N. सेन हैं। S.N. सेन और R.C. मजूमदार का मत है कि 1857 का विद्रोह या क्रांति प्लान्ड नहीं थी या सुनियोजित नहीं थी
और इसके पीछे कोई कुशल व सिद्धहस्त व्यक्ति नहीं था। उनका मानना है कि नाना साहेब मार्च अप्रैल में लखनऊ गए थे और यह विद्रोह मई में प्रारंभ हो गया। इस बात को प्रमाणित नहीं करता कि उन्होंने इस विद्रोह की योजना बनाई थी। वे यह भी कहते हैं कि अजमुल्ला खां नाना साहब की पेंशन की अर्जी लेकर लंदन गए थे और रांगोजी बापूजी सतारा को पुनः रियासत बनवाने के लिए लंदन गए थे, न कि कोई योजना बनाने के लिए। और अजीमुल्ला खां वापस आते समय तुर्की गए और क्रीमिया युद्ध में उमर पाशा से भी मिले थे। कुछ लोग कहते हैं कि चपातियों और कमल के फूलों का भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजकर लोगों को संदेश दिया गया, लेकिन आरसी मजूमदार और एसएन सेन ये मानते हैं कि इससे कोई बात प्रमाणित नहीं होती कि यह पूर्व नियोजित था। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह पर बाद में मुकदमा चलाया तो उसमें उसको षड्यंत्रकारी बताया, अतः यह प्रमाणित है कि उसने यह विद्रोह रचा। लेकिन अंग्रेजों का उद्देश्य यह था कि बहादुर शाह को गद्दी से हटाया जाए और उसे अपराधी घोषित करके रंगून भेजा जाए और दिल्ली पर अधिकार किया जाए। वास्तव में यह स्पष्ट है कि इस विद्रोह से बहादुर शाह जफर को भी उतना ही आश्चर्य हुआ था जितना अंग्रेजों को। जब विद्रोही सेना दिल्ली आई तभी उसने उसका नेता बनने स्वीकारा था, इससे पहले नहीं। अब यह भी कहा जाता है आरसी मजूमदार और एसएन मत कि यह 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय नहीं था। राष्ट्रीय उस वस्तु को कहा जाता है जो पूरे राष्ट्र अर्थात देश पर एक साथ लागू हो। उस समय भारत बंगालियों, पंजाबियों, हिंदुस्तानियों, महाराष्ट्रियों, मद्रासियों में बटा था, उनमें एकता नहीं थी और उस विद्रोह के नेता भी राष्ट्रीय नहीं थे। बहादुर शाह जफर को तो सैनिक बनने के लिए सैनिकों ने विवश किया नेता बनने के लिए, तो एसएन सेन ऐसा मानते हैं कि ये राष्ट्रीय नहीं था। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ऐसा मानते हैं कि यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था और सभी नेता अपने अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैसा कि बहादुर शाह जफर को सैनिकों ने दिल्ली आकर अपना नेता बनने के लिए विवश किया, नाना साहब ने उस समय विद्रोह का झंडा उठाया जब उनका दूत अजीमुल्ला शाह लंदन से उनके लिए पेंशन प्राप्त करने में सफल रहा, और जब विद्रोह प्रारंभ हो गया तब उसने कहा था कि वह अंग्रेजों से तभी बातचीत करेगा जब उसकी पेंशन उसे मिल जाएगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के विरुद्ध अंग्रेज़ों से संघर्षरत थी और रानी का नारा था कि मेरा झांसी देऊंगी नहीं। अवध के तालुकादारों ने सामंतशाही अधिकारों के लिए अथवा अपने राजा के लिए युद्ध लड़ा, राष्ट्रीय हित के लिए नहीं। ये नेता आपस में ईर्ष्या द्वेष रखते थे, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते थे। 1857 के विद्रोह में यह भी कहा डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने कि जनसाधारण इससे तटस्थ व उदासीन रहा। आरसी मजूमदार ने यह भी लिखा कि पंजाब व मध्य प्रदेश में यह केवल सैन्य विद्रोह ही था, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार में सैनिकों के अलावा रियासतों के विस्थापित शासक, भूमिपति, मुजारे, कृषकों ने भी भाग लिया। आरसी मजूमदार के अनुसार यह सैनिक विद्रोह था और विद्रोही केवल राजनीतिक व धार्मिक कारणों से या अपने आर्थिक लाभ से प्रेरित होकर लड़ रहे थे। एसएन सेन इसको स्वतंत्रता संग्राम तो मानते हैं लेकिन राष्ट्रीय नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि क्रांति प्राय छोटे से वर्ग से ही प्रारंभ होती है जिसको जनता का समर्थन मिलता है और नहीं भी। दुर्भाग्य से भारत में अधिकतर लोग तटस्थ रहे, निष्पक्ष रहे, इसलिए 1857 की क्रांति या विद्रोह को राष्ट्रीय कहना ठीक नहीं है।
यह सैनिक विप्लव विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ और अंत में स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया। मार्क्सवादी इतिहासकार इसकी व्याख्या अलग रूप से करते हैं। वे कहते हैं कि 1857 का विद्रोह सैनिकों व कृषकों का प्रजातांत्रिक गठजोड़ था जो विदेशी व सामंतशाही दासता से मुक्ति प्राप्त करना चाहता था। लेकिन यह मत असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस विद्रोह से पहले कोई योजना अथवा गठजोड़ नहीं हुआ था। आर.सी. मजूमदार लिखते हैं कि यह न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न विस्तृत था और न स्वतंत्रता संघर्ष था। यह एक सैनिक विद्रोह था जो आकस्मिक हुआ था, न कि सुनियोजित। डॉक्टर यशपाल व ग्रोवर ने अपनी पुस्तक आधुनिक भारत के इतिहास में भी लिखा कि वास्तव में कोई विद्रोह जो इतना विस्तृत हो तथा जिसका उद्देश्य विदेशी राज्य को समाप्त करना हो, वह हमें वास्तव में स्वतंत्रता संघर्ष प्रतीत होगा। लेकिन स्मरण रहे कि इसकी राजभक्ति केवल क्षेत्रीय थी तथा नेतृत्व असंतुष्ट राजाओं तथा जमींदारों के हाथ में था जो निजी कारणों से प्रेरित थे। उनकी देशभक्ति की भावना कुछ भी क्यों न हो, ये हमें पीछे की ओर सामंतशाही की गोद में धकेलना चाहते थे। अतः हम देखते हैं कि 1857 में विद्रोही अगर जीत जाते तो पुनः मध्यकालीन शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती और हम ब्रिटिशों के लिए नहीं तो हम सामंतशाही शासकों के गुलाम रहे होते। डॉक्टर मजूमदार ने यद्यपि इसको न तो प्रथम माना, न राष्ट्रीय माना, न स्वतंत्रता संग्राम माना, लेकिन वे इसे एक सैन्य विद्रोह कहते हैं और इसका महत्व बताते हुए वे कहते हैं कि ये राष्ट्रीय महत्व इसका अप्रत्यक्ष व उत्तरकालिक था। यह कहा जाता है कि जूलियस सीजर जीवित के स्थान पर मरा हुआ अधिक शक्तिशाली था। इसी प्रकार 1857 का विद्रोह भी शीघ्र ही भारत में अंग्रेजी सत्ता के लिए चुनौती बन गया। अंग्रेजी दासता से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लड़ते हुए जन्म ले रहे भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक चमकता हुआ उदाहरण था। 1857 के विद्रोह से शीघ्र भारतीय जनता ने प्रेरणा ली और अब जनसाधारण उनके अत्याचारों व शोषण की पद्धति से पूर्णतः परिचित हुआ और 1857 की गाद अर्थात कीचड़ से भारतीय मंच पर कांग्रेस रूपी संस्था के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो इस तरह हम देखते हैं कि विद्रोह का स्वरूप या क्रांति का स्वरूप विभिन्न इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न माना, लेकिन इसका जो महत्व है वह काफ़ी उत्तरकालिक था और यह भारतीय इतिहास में एक चमकता हुआ उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब हम देखें कि इसके परिणाम क्या रहे, कि 1857 के हार या दमन के परिणाम क्या थे और इसके कारण क्या रहे, हार क्यों हुई। 1857 का विद्रोह स्थानीय, सीमित व कुसंगठित था। बम्बई व मद्रास की सेनाएं राजभक्त बनी रही। सिंध व राजस्थान शांत रहे। केवल पश्चिमी बिहार, अवध, रुहेलखंड, दिल्ली तथा नर्मदा व चंबल के मध्य के प्रदेश में ये सक्रिय था तथा दक्षिण भारत में शांत रहा। कंपनी के आधे भारतीय सिपाहियों ने अपने ही देशवासियों के प्रति लड़ाइयाँ लड़ी। विद्रोहियों के पास हथियारों, गोला बारूद पाने के स्रोत नहीं थे। ब्रिटिशों के पास अनगिनत हथियार थे और भारतीय विद्रोहियों के पास केवल बहुत थोड़ी ही बंदूकें थी। वे प्राय तलवारों और भालों से ही लड़ रहे थे, जबकि अंग्रेजों के पास राइफलें थी। अंग्रेजों की संचार व्यवस्था व विद्युत तार व्यवस्था के कारण विद्रोहियों की गतिविधियों की जानकारी अंग्रेजों को तुरंत मिल जाती थी और उनका तुरंत दमन कर दिया जाता था। समस्त देश विद्रोहियों के साथ नहीं था। व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक न केवल अंग्रेजों के साथ जुड़े हुए थे और उनकी अप्रत्यक्ष रूप से मदद भी कर रहे थे। झांसी की रानी कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला के अतिरिक्त विद्रोहियों को खास मदद देने वाला कोई नहीं था। बहादुर शाह व जीनत महल को सिपाहियों पर भरोसा नहीं था
और वे अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों से वे बात चला रहे थे। 1857 के विद्रोह का संबंध व स्वरूप सामंतवादी था। अवध व रुहेलखंड तथा उत्तरी भारत के सामंत व तालुकदार अपने अपने हितों के लिए विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और वे पुनः सामंतवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। दूसरी ओर नया सामंतवादी वर्ग व जमींदार वर्ग ब्रिटिशों के साथ था। पटियाला, जिंद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह में अंग्रेजों की मदद की। दमन के पश्चात भारतीय राजाओं को पुरस्कृत किया गया। उदाहरण के लिए निज़ाम को बराड़ का प्रांत लौटाकर उसका ऋण माफ़ कर दिया गया। विद्रोह का गठन ठीक नहीं था। विद्रोहियों के नेताओं में वीरता की कमी नहीं थी, पर अनुभव व संगठन क्षमता, मिलकर कार्य करने की शक्ति की कमी थी। विद्रोहियों के नेता अयोग्य थे और विद्रोह अनियोजित था। विद्रोहियों का कोई राष्ट्रीय एजेंडा नहीं था और न ही कोई राजनीतिक व्यवस्था कायम करने की उनमें क्षमता थी। जबकि ब्रिटिशों के पास लॉरेंस बंधु, निकलसन, आउटड्रम, हैवलॉक, एडवर्ड्स, ह्यूग्रोज जैसे योग प्रतिष्ठित सैनिक योग्यता प्राप्त नेता थे। सिखों, गोरखों, भारतीय नरेशों ने ब्रिटिशों का साथ दिया। विद्रोहियों ने केवल तालुकदारों और जमींदारों से संबंध बनाए रखा। किसानों का सहयोग प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। अतः यह विद्रोह जनसाधारण में लोकप्रिय नहीं हुआ। तो इन सब कारणों से इस विद्रोह या क्रांति का दमन कर दिया गया और भारत में पुनः ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया। अब हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप, इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो अंग्रेज़ों की नीतियों में क्या क्या परिवर्तन हुए। सबसे पहला परिवर्तन यह हुआ कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ 2 अगस्त 1859 को, और भारतीय प्रशासन का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथों से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त करके उसके स्थान पर इंग्लैंड में एक भारतीय राज्य सचिव बैठाया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की इंडिया काउंसिल बनाई गई। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सचिव सर चार्ल्स वुड थे। महारानी विक्टोरिया द्वारा एक 1858 में घोषणा हुई जिसमें जनता के कल्याण के लिए सार्वजनिक सुविधाएं व प्रबंध करने का वायदा किया गया, और इसमें यह भी था कि बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के सरकारी नौकरियां भारतीयों को दी जाएगी। देशी रियासतों का सम्मान करने का वादा किया गया। और अब भारत में गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय को नया पद बनाकर सृजित करके उसे बैठाया गया। तो ये एक नया ढांचा अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति अथवा विद्रोह के बाद भारत में स्थापित किया, लेकिन शोषण करने के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंग्रेज वैसे ही भारतीयों का अधिक से अधिक शोषण करते रहे और भारतीय धन का निकास करते रहे। धन्यवाद।